हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2025 के जीके जीएस के इस वीडियो में आज हम लोग 12 सितंबर 2025 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 4। आज का पहला क्वेश्चन है, रीड द बिलो स्टेटमेंट मार्क एज असर्शन। असर्शन एंड रीजन के प्रश्न है। नीचे दिए गए कथन को अभिकथन ए और आर के रूप में चिन्हित करें और सही विकल्प को चिन्हित करना है। कथन है, हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा था और इसने सीधे ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया। कथन हो गया। अब उसके रीजन है, इसने चारबाग उद्यान लेआउट और दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शैली पेश की जो बाद में मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गई। तो पहला कथन जो है, हुमायूं का मकबरा पहला मुगल उद्यान मकबरा है जिसे गार्डन टॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। गार्डन टॉम्ब, ठीक है। तो यह भी सही है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि यह चारबाग उद्यान लेआउट से बना हुआ है, बिल्कुल सही है। यह चारबाग उद्यान शैली से, इसे डबल डोम शैली कहा जाता है। डबल डोम शैली पहली बार अपनाई गई जो बाद में ताजमहल में भी इस स्थापत्य को सीधे रूप से प्रेरित किया था। तो कथन ए और आर दोनों सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एंशियंट रूलर एडमिनिस्ट्रेशन इज नोटेड फॉर द हाईली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रशासन पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था। यानी मौर्यकालीन जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था। मौर्यकालीन जो प्रशासन है वह अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से प्रेरित था। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, चंद्रगुप्त मौर्य। एक चीज याद रखिएगा, मौर्यकालीन प्रशासन में राजा जो होता था वह सर्वोच्च होता था, ठीक है। और प्रशासन तंत्र में नगर, जनपद और मंडल स्तर पर नियंत्रण होता था। मंडल स्तर पर नियंत्रण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास को सही ढंग से दर्शाता है। पहला है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जातियां रागों से विकसित हुई। 72 मेला प्रणाली 13वीं शताब्दी में भरत के द्वारा दी गई थी। लोक संगीत में मूलतः मेला और ग्रामा स्केल का प्रयोग किया जाता था। एंड डी है, रागों का विकास जातियों से हुआ। 72 मेल वेंकट माखी के द्वारा रचित था। तो प्राचीन संगीत प्रणाली में बिल्कुल सही है, रागों का विकास जातियों से हुआ, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। 72 मेला प्रणाली, 72 मेला प्रणाली, इसका प्रतिपादक जो थे, मेला प्रणाली के प्रतिपादक, उनका नाम था वेंकट माखी। वेंकट माखी। तो दक्षिण भारतीय संगीत जो है वह कर्नाटक संगीत का आधार बनी थी। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेज ऑफ लॉन्ग जंप। लंबी कूद के चरणों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करता है, ठीक है। सेकंड है, टेक ऑफ के दौरान एथलीट संतुलन बनाए रखने के लिए कमजोर पैर से धक्का देता है, बिल्कुल गलत है।
तो दो ही कथन है, आपको बताना है ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है। तो पहला कथन कहता है कि एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करता है, क्योंकि उसे रनवे पर ही गति प्राप्त होती है, गति प्राप्त होती है, जिससे कि उसे अधिक मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम मिलता है। तो एक सही है और सेकंड गलत है। द राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट। अगला सवाल है, मेरी कॉम्स मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वाज वॉन एट विच टूर्नामेंट। मेरी कॉम ने अपना सबसे हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता था। तो मेरी कॉम ने 2019 में प्रेसिडेंट कप में गोल्ड जीता था, और यह कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। तो बी इसका राइट आंसर है। यह उनके करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मानी जाती है, और यह उनका अंतिम स्वर्ण पदक था। तो बी इज द राइट आंसर। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्राइमरीली इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन विच टू डिस्टिंक्ट एरियाज। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन किया है। तो सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। शासन नियंत्रित करने के लिए इसे पारित किया गया था। इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही हुआ था, जिससे कि इसका प्रभाव कंपनी के न्यायिक और राजस्व प्रणाली, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का जो सुधार हुआ, इससे कंपनी के न्यायिक और राजस्व प्रणाली पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो ए इसका राइट आंसर है। कंपनी की न्यायिक प्रणाली और राजस्व संग्रह में इसका इम्पैक्ट आया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज वाटर शेयरिंग ट्रीटी विथ इट्स नेबर्स। भारत की अपने पड़ोसियों के साथ जल बंटवारा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास के प्रावधान शामिल है। सेकंड है, 1996 में बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षरित गंगा जल संधि पूरे वर्ष फरक्का में गंगा जल के बंटवारे की अनुमति देता है। तो नेपाल के साथ हुआ था, याद रखिएगा, नेपाल के साथ 1996 में महाकाली संधि हुई थी, जिसमें पंचमेश्वर परियोजना का उल्लेख है, पंचमेश्वर परियोजना का उल्लेख है। बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि मात्र मौसमी वितरण का, गंगा जल के बंटवारे के लिए इसमें मात्र मौसमी वितरण की अनुमति देता है, हमेशा नहीं, मौसमी वितरण के लिए अनुमति देता है। यानी कथन 1 सही है एंड 2 गलत है। तो ओनली 1 इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अगला सवाल, अंडर द SLKIC वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया डैश केंद्रीय विद्यालय हैव बीन एडॉप्टेड इन पार्टनरशिप विथ KBS। खेलो इंडिया के SLKC वर्टिकल के अंतर्गत KBS के साथ साझेदारी में केंद्रीय विद्यालय को गोद लिया गया। कितने केंद्रीय विद्यालय को गोद लिया गया था। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत
SLKIC वर्टिकल में, SLKIC वर्टिकल में टोटल 5 KVS को गोद लिया गया था। 5 केंद्रीय विद्यालय को गोद लिया गया था, जिसका उद्देश्य था खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देना। खेल प्रतिभा को प्रोत्साहन देना। यह KBS और खेल मंत्रालय के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के संयुक्त सहयोग से चलाया जा रहा था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जॉइंट वेंचर से चलाया जा रहा था। तो इसका राइट आंसर हो गया C5। नेक्स्ट है सुनील गंगोपाध्याय के द्वारा लिखित द एडवेंचर ऑफ काका बाबू खंड 1 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है रहस्य और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जासूस काका बाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहित्यिक उपन्यास है। ठीक है, इस उपन्यास का क्या नाम है? द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू। ठीक है। सेकंड है स्वतंत्रता पश्चात भारतीय शासन पर एक राजनीतिक व्यंग है। एंड थर्ड है बंगाल में लेखक स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों पर आधारित एक आत्मकथा है। तो यह बुक जो है एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू, यह बंगाली साहसी उपन्यास है, साहसिक उपन्यास है, जिसमें काका बाबू नामक जासूस है, काका बाबू नाम का जासूस है, जो कि रोमांच और रहस्य के कारनामों का चित्रण करता है। रोमांच और रहस्य के कारनामों का चित्रण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, केवल कथन एक सही। अग्रणी रहस्य और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जासूस काका बाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहसिक उपन्यास है। तो ओनली वन इज द करेक्ट। Which Indian political leader addressed a special session in 2025 on environment, COP30 and global health? किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण पर COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र का संबोधन किया था, विशेष सत्र को संबोधित किया था? यह कौन थे? तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने पर्यावरण और वैश्विक स्वास्थ्य पर, पर्यावरण और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र का संबोधन किया था। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को, जलवायु नीति और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। Which of following types of landslide involves backward rotation of the slipping material? निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना शामिल होता है? ऑप्शन है रॉक स्लाइड, चट्टान खिसकना, रॉक फॉल, चट्टान गिरना, या स्लम्प या डेब्रिस फॉल यानी मलबे का गिरना। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है स्लम्प। स्लम्प में क्या होता है? जो भूस्खलन सामग्री है वह पीछे की ओर घूमते हुए नीचे खिसकती है, यह आमतौर पर गीली मिट्टी या गीले चट्टान में होता है, गीली मिट्टी या गीले चट्टान में। तो इसका राइट आंसर हो गया स्लम्प। सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज मींट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, यानी जनसंख्या घनत्व का परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा है प्रति वर्ग किलोमीटर में उपस्थित लोगों की संख्या को
जनघनत्व कहा जाता है। ठीक है, भारत का टोटल जनघनत्व क्या है? जनघनत्व 464 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रति वर्ग किलोमीटर लोग, पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर। बी इज द राइट आंसर। नीचे अभिकथन ए और आर दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनना है। नेक्स्ट है, हाँ सही कथन है, जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहता है। ठीक है, सेकंड है, यानी उसका रीजन है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में संतुलित व्यवहार में तुरंत बदलाव लाता है। तो पहला है कि जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर ऊंची रहती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि मृत्यु दर बढ़ रही है, गिर रही है, और जन्म दर तेजी से बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की संख्या बढ़ेगी, यानी जनसंख्या विस्फोट होगा। सेकंड है, रीजन है, सामाजिक सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव लाता है। यह तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे बदलाव लाता है, स्लोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग जनरेटिव डिजाइन इन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग? एआई पर आधारित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिजाइन को लागू करने के मूलभूत उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? पहला है कि साझा बस संरचनाओं में फैसिलिटिंग सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी पेलोड प्लेटफॉर्म इन शेयर्ड बस स्ट्रक्चर। साझा बस संरचनाओं में बहु पेलोड प्लेटफार्मों के निर्बाध एकीकरण की सुविधा प्रदान करना। सेकेंड है, न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूलन। ठीक है, थर्ड है, गहन अंतरिक्ष मिशन में चालक दल के सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए जीवन सहायक अतिरेक को बढ़ाना। एंड फोर्थ है, कक्षीय सुधारों को गतिशील रूप से नियंत्रित करने के लिए अनुकूली प्रणोद तंत्र को डिजाइन तैयार करना, प्रणोद तंत्र का डिजाइन तैयार करना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्टिमाइजिंग मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मिनिमम मास एंड मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रेजिलेंस। जनरेटिव डिजाइन में एआई आधारित तकनीक से संरचना का, यानी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनिमम मास एंड मैक्सिमल स्ट्रक्चर का सर्वोत्तम अरेंजमेंट तैयार किया जाता है जिससे कि कम द्रव्यमान और अधिकतम रेजिलेंस प्राप्त किया जा सके। तो बी इसका राइट आंसर है। द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन सेल्स इज। कोशिका में लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो लाइसोसोम को पहली बात की सुसाइडल बैग कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह एंजाइम के द्वारा कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ का पाचन करता है, किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। क्लियर है? अब है कि यह कोशिका में जब पाचन हो जाता है तो जाहिर सी है स्वच्छता और पुनर्चक्रण में सहायता करता है। स्वच्छता और पुनर्चक्रण में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अंतःकोशिकीय पाचन, इंटरसेलुलर डाइजेशन। बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 270 आर करेक्ट? अनुच्छेद 270 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले 270 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद
270 केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच टैक्स के बंटवारे से संबंधित है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों को नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है। तो सही है, फर्स्ट पॉइंट तो सही है। सेकंड है, 101वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 270 में संघीय करों और जीएसटी से प्राप्त राजस्व के वितरण के प्रावधान शामिल है। जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के बाद लागू किया गया, तो बी भी सही है। थर्ड है, जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया गया, तो डी जो तीसरा पॉइंट है वह गलत है। क्षतिपूर्ति उपकर के भी अनुच्छेद 270 और केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 है। मैंने पहले ही बताया, अनुच्छेद 270 के तहत टैक्स का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। और 101वां जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है, 101वां संविधान संशोधन यह जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी के राजस्व में शामिल है। जीएसटी जो राजस्व सिस्टम है वह 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इफ अर्थ रेडियस वेयर reduced by 1% while its mass remained unchanged, what would be the effect on the gravitational acceleration at surface? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? तो यह इंक्रीज हो जाएगा लगभग 2% के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर होगा सी। यदि त्रिज्या 1% घटे तो यह जो ग्रेविटी है, त्रिज्या अगर 1% घट रहा है तो इसके जी यानी ग्रेविटेशन में लगभग 2% की इंक्रीजिंग होगी। नेक्स्ट है, अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए पर्सन कैन बी हेल्ड इन पुलिस कस्टडी इन टोटल इवन इफ रिनेम्ड पीरियोडिकली बाय ए मजिस्ट्रेट? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जरूर याद रखिएगा, BNSS से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो BNSS के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने के लिए अधिकतम अवधि क्या है? तो यह अवधि है लगभग 90 दिनों की। 90 दिनों की पुलिस हिरासत की सीमा है। यह गंभीर अपराधों के लिए लागू होता है, गंभीर अपराध के लिए यह लागू होता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा मजिस्ट्रेट रिमांड पर इसे बढ़ा भी सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन कुल अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होगी, 90 दिन से अधिक नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी। जरूर याद रखिए, BNSS से बहुत सारे सवाल CGL में आए हैं, तो बहुत ज़्यादा रीजन है कि मेंस में भी इससे सवाल पूछे जाएं। अगला सवाल, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ फार्मर्स टू इनरोल द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY में नामांकन के लिए किसानों की आयु की सीमा क्या है? तो इसके लिए आयु की सीमा है 18 से 40 वर्ष। ठीक है, इसमें 60 वर्ष की आयु पर 60 वर्ष की आयु पर 3,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी, मासिक पेंशन दी जाएगी। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, 18 to 40 ईयर्स। नेक्स्ट है,
नीचे दिए कथन और कारण है, उन्हें चिन्हित करें और सही विकल्प पर निशान लगाएं। कथन है उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है। इसका रीजन है यह एयरलाइनों को वित्तीय व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करती है। उड़ान स्कीम इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। इसका रीजन है इट प्रोवाइड्स फिनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस। तो उड़ान योजना आपने सुना होगा, उड़ान योजना के बारे में। इसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। फुल फॉर्म है इसका उड़े देश का आम नागरिक। आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है उड़ान योजना का। यह क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए, हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। सरकार एयरलाइनों को VGF यानी वायबल गैप फंडिंग देती है ताकि सस्ती एयरलाइन सुविधा दी जा सके, कम किराए पर हवाई यात्रा संभव हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। According to the Global City Index 2025 by Oxford Economics, which two cities retained their top position? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन दो शहरों ने अपना सर्वोच्च स्थान बरकरार रखा है? तो यह दो शहर कौन है? लंदन और न्यूयॉर्क, जो कि आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सूची में अग्रणी है। आर्थिक, सामाजिक और तकनीक के सूचक में यह अग्रणी है। हालांकि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में भी इसमें सुधार देखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइट इंडस्ट्री इज करेक्ट? लाइट मीन्स हल्के उद्योग। हल्के उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है वे भारी अयस्क और खनिजों का प्रसंस्करण करते हैं। वे बड़े पैमाने पर औद्योगिक मशीनरी का उत्पादन करते हैं। उन्हें भारी एवं भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए हल्के पदार्थों का उपयोग करें। तो डी इसका राइट आंसर होगा। यूज लाइट मटेरियल टू मेक कंज्यूमर गुड्स। हल्के उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में हल्के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है ताकि कम श्रम में अधिक श्रम की आवश्यकता हो। अधिक श्रम की आवश्यकता हो। तो डी इसका राइट आंसर है। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। संविधान के अनुसूची 7 में क्या शामिल है? पहला है चुनाव दिशा निर्देश, 3 विधायी सूचियां, आपातकालीन शक्तियां या न्यायिक प्रावधान। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 विधायी सूचियां हैं। एक है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, जो कि यह तीनों सूचियां जो है वह विधायी शक्तियों के विभाजन को निर्धारित करती है और यह हमारे संविधान के संघीय ढांचे को निर्धारित करता है। यानी इसमें यह संघीय ढांचे के अंतर्गत प्रमुख आधार के रूप में जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। ए कोस्टल सिटी implements a plan to build sea walls and elevate building in response to rising sea level. This action primarily falls under which category of climate change response? एक तटीय शहर बड़े समुद्री स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। यह कार्रवाई मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के किस श्रेणी में आती है? तो यह क्लाइमेट चेंज एडप्टेशन की श्रेणी में आती है, डी, जिसमें कि समुद्री दीवार और ऊंची इमारत बनाना उनके अनुकूलन यानी एडेप्टेशन के अंतर्गत आता है। तो डी इसका राइट आंसर है।
व्हाट स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी इंश्योर ए सेटेलाइट मेंटेन इट्स ऑर्बिट विदाउट कंटिन्यूअस प्रोपल्सन। कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदक के बिना अपनी कक्षा बनाए रखें? ऑप्शन है द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, कक्षीय वेग या वायुमंडलीय खिंचाव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वह वेग गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। कक्षीय वेग जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है, जिससे कि बिना निरंतर प्रणोदन के, प्रोपेलेंट होता है जो उपग्रह वगैरह चलाया जाता है उसे प्रोपेलेंट कहा जाता है, वो फ्यूल के रूप में काम करता है। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग में गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करते हुए वह निरंतर कक्षा में घूमते रहता है। तो सी इसका राइट आंसर है। तो ये था सेट नंबर 4, 12 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगे लाइक, कमेंट और शेयर में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब यह सारे सेट्स लगभग 49 सेट हैं, सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है राहुल सिन्हा।